गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 13/11/20 के लिए है। हम सभी को पता है वर्कशीट 10 से हमारा लेसन 4 पदार्थ, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शुरू हो चुका है, जिसमें अभी तक हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा है, मतलब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पढ़ा है। और हमने वर्कशीट नंबर 12 से धातुओं के रासायनिक गुणों को पढ़ना शुरू किया है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि धातु के रासायनिक गुण पहला पढ़ा था जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और वो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, मतलब मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ऐसे ही हमने जल के साथ पढ़ा था दूसरा, कि जब धातु जो होते हैं जल से अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन बनती है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम उन्हीं रासायनिक गुणों को आगे कंटिन्यूशन में लेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं धातु के रासायनिक गुण। हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षारक के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने 7th क्लास के अंदर अम्ल और क्षारक मतलब एसिड और बेस के जो भी गुण थे उनको पढ़ा था। कुछ सामान्य और अम्ल और उनके स्रोत इस प्रकार हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ अम्लों के नाम दिए हुए हैं और उनका सोर्स की वो जो एसिड है, वो जो अम्ल है, हमें कौन सी खाने की चीज़ों में भरपूर मात्रा में मिलता है। तो चलिए देखते हैं। लैक्टिक अम्ल जो हमने पढ़ा था वो दही में भरपूर मात्रा में होता है। फिर हमने पढ़ा था एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो आंवला में होता है। साइट्रिक अम्ल जो होते हैं वो खट्टे फलों में होते हैं, जैसे नींबू, नारंगी। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं वो प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल होते हैं। तो बच्चों ये हम सभी को याद है, ये सब नामों को हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम इनके नामों से नहीं घबरा रहे हैं, है ना। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ये तो सारे अम्ल बताए हुए हैं। अब इसके आगे हमें कुछ क्षारक के नाम भी बताए हुए हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनका उपयोग हम साबुन बनाने के लिए किया जाता है, कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड रसायन ही नहीं डालेंगे तो साबुन ही नहीं बनेगी, तो ये इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। अगर आपको याद हो, हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ा था, है ना, जिसको हम एंटासिड में करते हैं कि जिससे हमारी एसिडिटी ख़त्म होती है ना। और अब हम जानेंगे, अब आज की वर्कशीट में, ये आपको एक रिवीजन था, क्योंकि आज की वर्कशीट में अब हम क्या पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट में हम धातुओं की अभिक्रिया पढ़ेंगे, उनकी रिएक्शन पढ़ेंगे अम्ल के साथ और क्षारकों के साथ। तो हम 2 पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम 3rd नंबर आप इसको डाल लीजिए, अम्ल से अभिक्रिया। तो आज हम पढ़ेंगे धातुओं की अम्ल से मतलब एसिड से अभिक्रिया, कि धातु जब एसिड से या अम्ल से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न होती है। तो बच्चों ये तो हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जो भी धातुएं होती हैं उन सब की जो अभिक्रिया करने की, जो रिएक्शन करने की जो उनकी स्पीड होती है, जो गति होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। कोई जल्दी रिएक्ट करती है, कोई देर से करती है, और कोई धातु बिल्कुल भी करती नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था सोना, चांदी, लेड, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो बच्चों अब इसमें बताया है, जब धातु अम्ल एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो नमक बनता है, लवण बनता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और वो हमें कैसे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस है, वो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। अब ये क्या है पूरा प्रोसीजर, चलिए अब हम इसको देखते हैं पहले, परंतु हम यहाँ पे ये बात को बहुत अच्छे से मार्क कर लेते हैं और इसको अच्छे से अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे, याद कर लेंगे कि अम्ल और धातु
मतलब जब यहाँ पे धातु और अम्ल मिल रहे हैं, धातु अम्ल आपस में जुड़ रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या चीज़ बन रही है? लवण बन रहा है, मतलब नमक बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये बात आपको अच्छे से बच्चों याद कर लेनी है कि जब हमने पढ़ा था धातु ऑक्सीजन से कर रहे थे तो धातु ऑक्साइड बना रहे थे, जल के साथ कर रहे थे तो धातु जब जल था तो क्या बन रहा था? धातु के हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड्स बन रहे थे और साथ में क्या बन रही थी? हाइड्रोजन बन रही थी। ठीक है, उसके बाद अब जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही हैं तो नमक लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो आइए चलिए अब हम देखते हैं इसको। अब बच्चों हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक सेटअप कर लिया है, एक सेटअप करा है। हमने क्या किया है, ये एक फ़ोटो ली है जिसके अंदर हमने क्या किया है, उसमें हमने इस वाली अंदर 5 ml तनु सल्फ्यूरिक एसिड डाल। तनु सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो हमारे सभी को पता है लैब्स में हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या लिया है, 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। फिर उसके बाद इसमें जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, दिख रहे हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। अब हमने पढ़ा है जब भी धातु जो होती है जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, तब वो बनाती है हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें से ये दिख रही है, ये जो गैस ये गैस निकलने लगी, तो उन्होंने क्या किया, उस गैस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया पाइप की मदद से। तो आपको ये दिख रहा है, मैं थोड़ा रब कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो आपको ये दिख रहा है, इस पाइप के अंदर से वो उस गैस को निकाल रहे हैं। तो इतना समझ में आ गया कि इस वाली टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है। इस वाली टेस्ट ट्यूब में हमने 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, जिसमें हमने कुछ दाने जिंक के लिए लिए हैं, जिंक जो कि हमारा धातु ही है। फिर हमने क्या किया, जब इसमें से जो गैस निकलने लगी, हमने क्या किया, उसको एक ट्यूब की मदद से उसको दूसरे बीकर में डाल दिया। अब दूसरे बीकर के अंदर तक जा रही है। अब इस बीकर में क्या पानी है, इस बीकर के अंदर हमने साबुन का पानी ले लिया। अब हमने क्या किया, साबुन का पानी ले लिया। तो जब ये गैस जो इस वाली टेस्ट ट्यूब से निकल रही है, इसको दिखाती, जब गैस इस वाली टेस्ट ट्यूब से निकल रही है और पानी के अंदर जा रही है, साबुन के पानी में, तो जब ये बुलबुले इसमें से जो उठेंगे, और हमने क्या किया, ऊपर एक माचिस को जला दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसे ही जो बुलबुले उठ के ऊपर आने लगे और हमने माचिस लगाई तो वो पॉप करने लगी। वो जो गैस थी, वो जो बुलबुले थे, जैसे ही वो ऊपर पानी के आने लगे तो माचिस की तीली लगाते ही उसमें से पॉप की ध्वनि आने लगी। तो बच्चों, जो पॉप की ध्वनि आ रही थी वो इस बात की पुष्टि करती है कि जो ये गैस निकल रही है वो गैस हाइड्रोजन गैस है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जब हमने जिंक के दाने डाले तो उसने अभिक्रिया करके लवण नमक बनाया और साथ में गैस निकाली। जब हमने उस गैस को इकट्ठा करके साबुन के पानी से गुजारा तो हमने देखा जब वो गैस के बुलबुले ऊपर की तरफ आए और हमने तिल्ली जलती हुई तिल्ली उस बुलबुले और उस गैस के पास लगाई तो उसमें से पॉप की आवाज़ आई। और ये पॉप की ध्वनि हमेशा ही दर्शाती है कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों आपको अब पता चला, इसलिए धातुओं के बर्तन में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हम एल्युमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि धातु जो होती है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और नमक बनाती है और साथ में क्या निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। इसीलिए हमें कभी भी धातुओं के बर्तन में, जैसे एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, है ना, इन सब बर्तनों में कभी भी अचार नहीं रखना चाहिए। अचार, नींबू का अचार अम्ल होता है, वो खट्टा होता है ना, तो उसको रखने से वो अचार ख़राब हो जाएगा। अचार ख़राब क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो उस बर्तन के साथ अभिक्रिया करके एक नई चीज़ ही बना देगा। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं धातुओं की क्षार के साथ अभिक्रिया। अब हम चौथा पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम नंबरिंग हम ऑलरेडी 1 2 करके आ चुके हैं, तो इसलिए हम इसको 1 2 3 और
1 2 ये 3 थी, और चौथे पे अब हम क्षार के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो हमने धातुओं के रासायनिक गुणों में अभी तक हमने 3 अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु की जल के साथ अभिक्रिया और धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे धातुओं की क्षार के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्षार के साथ मतलब बेस के साथ अभिक्रिया, बेस के साथ रिएक्शन। तो चलिए पढ़ते हैं। कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती हैं। अब वो बता रहे हैं जो धातुएं होती हैं वो क्षार मतलब बेस के साथ भी अभिक्रिया, बेसिक के साथ जो बेस होते हैं, बेस के साथ भी अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करती है। और बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, बहुत ऊष्मा भी, गर्मी भी निकलती है। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद कर लो। अम्ल और क्षारक में दोनों में ही लवण और नमक का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो धातु जब क्षार के साथ करते हैं, मतलब क्षारक के साथ करते हैं, बेस के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो लवण नमक बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो चलिए इसको भी क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। तो देखते हैं हमने क्या किया बच्चों। अब हमने यहाँ पे एक परख नली ली और उस परख नली के अंदर हमने बच्चों इसके अंदर और उसके अंदर हमने 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, ये हमारा डाला। और फिर हमने क्या किया, उसके अंदर कुछ एल्युमिनियम के टुकड़े डाल दिए, एल्युमिनियम फॉइल के टुकड़े डाल दिए। तो हमने देखा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर, परख नली के अंदर जो हमारा बेस था, जो क्षारक था सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें जब एल्युमिनियम के छोटे छोटे फॉइल के टुकड़े डाल दिए तो हमने देखा उन्होंने अभिक्रिया करके एक गैस निकलने लगी। यहाँ से क्या निकलने लगी, एक गैस निकलने लगी। और फिर क्या हुआ, जब हमने उस गैस पे अगेन हमने माचिस की तीली लगाई तो वो ऐसे ही फट हुई और उसमें से क्या क्या आवाज़ें आई, पॉप पॉप की आवाज़ आने लगी। तो ये इस बात को दर्शाता है कि क्षारक में भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो बच्चों ये बात बहुत ज़रूरी है याद रखना और समझना कि जब भी कोई गैस निकलती है अम्ल और क्षारक में, या जब भी कोई गैस हाइड्रोजन गैस की हमें पुष्टि करनी होती है कि वो गैस हाइड्रोजन गैस है या नहीं, तो वो जलती हुई तिल्ली पे जब भी उस गैस के पास लगाएंगे तो उसमें से पॉप पॉप की ध्वनि आएगी। तो जब वो पॉप पॉप की ध्वनि आती है तो वो इस बात को कंफर्म कर देती है, पुष्टि कर देती है कि ये गैस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस है। तो बच्चों ऐसी हमने, तो आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए। तो बच्चों यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से ये बताया हुआ है, हम इनको अच्छे से कर सकते हैं। ये रहा आपका कुछ सामान्य अम्ल के नाम बताए हुए हैं, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, और उनके सोर्स मतलब वो कहाँ पे किस चीज़ में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो दही, सिरका। तो बच्चों आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है। ये आपके तो बच्चों आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप अम्ल का नाम दोगे और यहाँ पे स्रोतों का नाम डाल दोगे। ऊपर यहाँ पे अम्ल की हेडिंग डालोगे और यहाँ पे स्रोतों की, और आप ये सारे लिख दोगे। तो ये आपका प्रश्न 1 का आंसर है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? तो हमें पता है अचार जो होता है वो अम्ल होता है, और जब हम उसको एल्युमिनियम के बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा, वो अम्लीय पदार्थ उसके साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो क्यों नहीं रखते? क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, एक धातु है, और अचार क्या है, अम्ल है। इसको रब कर देते हैं। आपको यहाँ पे ये लिखना होगा कि नींबू का अचार क्या है, अम्ल है। जब अम्ल और धातु आपस में मिलते हैं तो लवण नमक बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसलिए धातु के बर्तन में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। ठीक है, इनका आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है वो अभिक्रिया कर लेते हैं और वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो बच्चों यहाँ पे भी आपको यही बात लिखनी है कि ये रहा, यहाँ पे रब कर देती हूँ। यहाँ पे रहा क्वेश्चन, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण का नमक
का निर्माण करती हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न भिन्न होती है। तो उत्तर 3 का आंसर है कि क्या होता है, जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर वो लवण नमक बनाती है और हाइड्रोजन गैस को निकालती हैं। अब क्वेश्चन 4 देखेंगे। अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है। अब हम कोई गैस को जांच रहे हैं और उस गैस को अचानक से हमने जलती हुई तिल्ली के पास लगाया और उसमें से पॉप की ध्वनि आने लग गई, तो वो कौन सी गैस है। तो ये बच्चों बिल्कुल याद रख लेना है कि वो हमारी कौन सी गैस है, वो हमारी हाइड्रोजन गैस है। मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप बस इसमें इतना लिखेंगे कि वो पॉप ध्वनि किसको दर्शा रही है, हाइड्रोजन गैस को। तो ये आपका 4 का आंसर है। आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और बच्चों ये हमारा फेस्टिवल सीज़न है तो सभी बच्चों को अपने आप को कोविड से बचा के रखना है, क्योंकि कोविड-19 का खतरा अभी गया नहीं है। तो हमें प्रिकॉशंस लेते रहना है, हमें घर से बाहर नहीं निकलना है और बहुत ज़रूरी हो तो भी बाहर निकलना है और मास्क को हमेशा पहनना है, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करना है और 20 सेकंड के लिए साबुन से धोने हैं और हमें मिलना है, भीड़-भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है और हर किसी इंसान से कम 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण है तो उससे हमें ना लगे। ठीक है बच्चों, ये बहुत जितना हो सके घर पर ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।